हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट गोरखपुर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आइए आज हम लोग वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना को पढ़ेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता है, क्या असमानता है। आप लोग कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ चुके हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में आकर के वैद्युत बल भी पढ़ चुके हैं। वैद्युत बल का मतलब ये हुआ कि धन आवेश और ऋण आवेश या धन धन आवेश या ऋण ऋण आवेश के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसको हम वैद्युत बल कहते हैं। यानी वैद्युत आवेशों के मध्य या दो आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल को एक बार आप लोग जान लीजिए, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो द्रव्यमानों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़े थे कि दो द्रव्यमानों के, न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं भी दुनिया के दो द्रव्यमान को ले लीजिए, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उन दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पहला चीज तो यहीं पे एक बात क्लियर हो गई कि गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच लगता है, जबकि वैद्युत बल किनके बीच लगता है? दो आवेशों के मध्य लगता है या दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगता है। तो पहला तो दोनों में अंतर ये हो गया। हम चलिए दो कॉलम बना लेते हैं। एक में लिख देते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, बशर्ते आपको समझने के लिए जो चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, वो बता दूंगा और नोट्स में आपको PDF फॉर्म में पूरा का पूरा इसका नोट्स अवेलेबल करा दूंगा और कि कैसे लिखना है, आपको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा, मुंह से तो बोलूंगा, समझाऊंगा तो उस जितना लिखा है ना उसका 3 गुना 4 गुना समझा दूंगा, बट यहाँ पे एक एक लाइन में नहीं लिखूंगा कि ये ऐसे है। वो उसके लिए आप मेरे WhatsApp नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF के फॉर्म में पूरा का पूरा इसका न्यूमेरिकल थियरी जितना भी नोट्स हो सकता है होगा वो मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम वैद्युत बल और एक तरफ क्या लिख देते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे यही कब है ना, वैद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना लिखना है। तुलना मतलब अंतर देखना है कि क्या दोनों में अंतर आ रहा है, जिसको हम वर्सेज भी कहते हैं। फलाने वर्सेज फलाने, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, वही है वैद्युत बल वर्सेज गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या असमानता है, पहले तो ये जान लो। वैद्युत बल किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। तो पहला नंबर तो इसका ये हो गया कि यह आवेशों के मध्य लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है, यह कार्य करता है। और यह किसके मध्य लगता है? द्रव्यमानों के मध्य लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। लगता है थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए कार्य करता है। ठीक है, तो वैद्युत बल आवेशों के मध्य कार्य करता है। दो आवेशों लिख दो, आवेशों लिख दिए हो तो आवेशों में तो 2 4 भी हो सकते हैं, बहुल आवेश भी पढ़ाए हैं। तो द्रव्यमानों के बीच, तो यहां भी लिख दो दो द्रव्यमानों। ये मैं 2 लिख दिया, इसका मतलब केवल 2 ही के बीच नहीं, 2 से ज्यादा भी रहेंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, 2 से ज्यादा आवेश रहेंगे तो भी जो है वैद्युत बल लगेगा। 2 लिखने का मतलब केवल 2 नहीं है, वो 2 या 2 से अधिक द्रव्यमानों के मध्य, 2 या 2 से अधिक आवेशों के मध्य वैद्युत बल लग सकता है और 2 या 2 से अधिक द्रव्यमानों के मध्य क्या लग सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है। ठीक है ना, तो 2 से हम 2 लिख दिए तो केवल 2 मत समझिएगा, 2 के बीच तो लगेगा ही, 2 से ज्यादा के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो 2 द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है, के मध्य कार्य करता है। एक पहला चीज तो आप समझ गए, या 2 हम हटा ही देते हैं, आप लोगों को बड़ा समस्या होगी समझने में है। तो हम कह सकते हैं आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल, द्रव्यमानों के मध्य कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
अब एक चलिए ये होता है कि आप पढ़े हो ना कि जो आवेशों के बीच बल लगता है वह समान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को धकियाएंगे, ढकेलेंगे कि तुम भागो तुम भागो, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है समान आवेशों के बीच, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, जलन रखते हैं, सब ढकेलते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन धन और ऋण आकर्षित करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को। तो वैद्युत बल में वैद्युत आवेश दो तरह का हो सकता है, धन और ऋण, तो उनके बीच लगने वाला बल भी दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान में धन ऋण नहीं होता है, दो द्रव्यमान होते हैं, तो उनके बीच सदैव खाली आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? सदैव आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। जैसे आप पृथ्वी और आपके बीच, कभी पृथ्वी आपको ऊपर फेंकती है क्या, ढकेलती है क्या? आप भी द्रव्यमान हो, पृथ्वी भी द्रव्यमान है, तो पृथ्वी सदैव हर एक वस्तु को, हर एक द्रव्यमान को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल क्या करता है? आकर्षित करता है। इसके नाम में ही देखो लिखा गया है गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण। तो ये केवल आकर्षण बल है, लेकिन वैद्युत बल ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ये दूसरा अंतर हो जाएगा कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। जबकि ये जो है केवल क्या होगा? ये केवल और केवल आकर्षण बल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं हो? ये केवल और केवल आकर्षण बल होता है, क्योंकि इसके नमवे में गुरुत्व धन आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये केवल आकर्षण होता है। लेकिन वैद्युत बल खींच भी सकता है, ढकेल भी सकता है, आकर्षित भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वैद्युत आवेश कैसे हैं। दोनों सजातीय आवेश रहेंगे, समान आवेश रहेंगे तो ढकेल देगा, कहेगा एक जगह दो लोग नहीं रह पाएंगे, धन वाले, चाहे एक जगह दो लोग ऋण वाले नहीं रह पाएंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन धन और ऋण आपस में क्या करेंगे? खींच करके आकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होता है वैद्युत बल, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अब एक चीज आता है कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि कल जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग देखे होंगे उसमें जो कूलाम का नियम था उसमें नीचमक की एक माध्यम का परावैद्युतांक रखे थे, तो कहे थे कि निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक के का मान 1 होता है। अवैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो भी उसका मात्रक था बताए थे। अब क्या है, यानी वहां पर माध्यम बदलेगा तो के का मान बदल जाएगा और उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अभी हम लोग कल पढ़े थे वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r², यानी जो के है माध्यम का परावैद्युतांक है और वो अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जब वो बदलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसका सूत्र में पढ़ाया था F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r², जहाँ के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। अब अगर ये के बदलेगा तो ये असर डालेगा बल पर, यानी परावैद्युतांक बदलेगा। कब? जब माध्यम बदलेगा तो माध्यम का परावैद्युतांक बदलेगा, माध्यम का परावैद्युतांक बदलेगा तो बल भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि यह बटे में जब ज्यादा संख्या बढ़ा देगा तो यह इसका पूरा भिन्नात्मक मान कम हो जाएगा और बल का मान घट जाएगा। नीचे वाली संख्या बढ़ती है तो इसका मान घटता है। तो अगर परावैद्युतांक बढ़ने लगेगा माध्यम के साथ, माध्यम बदलोगे, माध्यम बदलते जाओ, के का मान बढ़ाते जाओ, तो F का मान बीच का जो बीच का वैद्युत बल लग रहा है वो घटता जाएगा, या माध्यम को घटाओगे तो बल बढ़ने लगेगा। यानी यहां पर माध्यम इसको प्रभावित कर रहा है बल को, ठीक है ना। तो वैद्युत बल हमेशा याद रखिएगा, दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लग रहा है वह बीच में जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है।
वह माध्यम बदलेगा तो वह भी बदल जाएगा, बल भी बदल जाएगा, क्योंकि वह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम निर्वात रहेगा तो कुछ और रहेगा, कोई माध्यम बीच में डाल देंगे तो घट जाएगा। क्यों? परावैद्युतांक निर्वात का सबसे कम होता है 1, और जितना भी माध्यम होते हैं उसका परावैद्युतांक 1 से ज्यादा होता है। तो जब 1 रख रहे हो तो बल मान लो ज्यादा आ रहा है, या 1 से ज्यादा रखोगे तो बल घटना शुरू हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच में अगर निर्वात है तो सबसे ज्यादा बल लगेगा, लेकिन बीच में लकड़ी डाल दिए, पानी डाल दिए या कुछ और डाल दिए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कुछ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव एक समान लगता है, चाहे बीच का माध्यम कुछ भी हो, चाहे बीच में लकड़ी डालो, लोहा डालो, पानी डालो, बालू डालो। दो द्रव्यमान जितना बल पहले लगाते थे उतना अभी भी लगाएंगे। तो ये माध्यम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कोनो माध्यम हो बल उतना ही लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। जबकि ये जो वैद्युत बल है ना, वैद्युत बल जो है अपना जो बल है वो परावैद्युतांक बदलने पर इस वैद्युत बल का मान बदल जाता है। तो हम तीसरा अंतर यही लिखेंगे कि माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है कौन? वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि ये वाला माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नहीं करता है, आप लोग समझ जाइएगा। माध्यम पर निर्भर नहीं करता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर चौथा आता है, ठीक है ना, कि वैद्युत बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल उतना प्रबल नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि ये प्रबल होता है, प्रबल होता है, और ये प्रबल नहीं होता है। हालांकि ये वाला बहुत संशय वाली बात है। ये इस पे समस्या ये है कि छोटे द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना वो बहुत कम होता है। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को आकर्षित नहीं करता है, जबकि दोनों आदमियों के बीच में द्रव्यमान दोनों का है, तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से तो एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करना चाहिए। तो काहे एक आदमी दूसरे आदमी को खींच के सटा नहीं लेता है चुम्बक की तरह? क्योंकि दोनों का द्रव्यमान बहुत कम है, इस नाते उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन बहुत कम लगने के नाते उसको हम लोग महसूस नहीं करते हैं। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसी नाते पृथ्वी जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो उसके गुरुत्वाकर्षण को हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग आपस में भी एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी द्रव्यमान है, आपके पास भी कोई लड़का, दो लड़के खड़े हो जाएं थोड़ी दूरी पर तो उन दोनों के पास द्रव्यमान है, तो दोनों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल लगा के खींच रहे हैं, बशर्ते दोनों का द्रव्यमान बहुत कम है। समझ लो इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान दोनों का बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। इसी नाते वह दोनों जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं वो इतना कम है कि मालूम ही नहीं चल रहा है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान, बड़े पिंड में ले लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो वह किसी वस्तु को इतना तेजी से खींचती है कि पता चलता है। छत पर से आप छत आगे कूद जाइए, कूद ना जाइए, बस वैसे चलते जाइए, तो जैसे ही छत खत्म होगा पृथ्वी अपनी ओर क्या कर लेगी? खींच लेगी। खींच लेगी कि नहीं खींच लेगी? गिरेंगे, मुंह फूट जाएगा, भूमना बुना तुरंत पट्टी सट्टी बनवाना पड़ेगा। तो वह किसके कारण है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी को काहे नहीं खींच पाता है गुरुत्वाकर्षण से? क्योंकि दोनों आदमियों का द्रव्यमान कम है। कम से कम एक का भी द्रव्यमान बहुत ज्यादा रहता तो दूसरे को क्या कर लेता? खींच लेता। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इस नाते चंद्रमा को खींचती है जो पृथ्वी, तो वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। सूर्य का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब सूर्य अपनी ओर खींचता है पृथ्वी को, तो उस पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। गुरुत्वाकर्षण के ही कारण ये सब होता है, ठीक है ना।
तो यहां पर यह बात कहना कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल नहीं होता है, हजम नहीं होती है। लिखा गया है किताबों में, लेकिन आप इसका सेंस समझना कि ये किस सेंस में लिखा गया है। हमेशा ये दुर्बल नहीं होता है। दो आदमियों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो तो बहुत कम होगा, इतना कम महसूस नहीं होगा, तो दुर्बल होगा, यानी प्रबल नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान अगर भारी है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच इतना भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि पूरे पृथ्वी को हवा में रवाता है सूर्य, पृथ्वी हवा में उसका चक्कर काटती है। अब सोचो, आपको एगो फुटबॉल, लोहा का फुटबॉल बना दिया जाए, फुटबॉल जितना बड़ा लोहा का दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको ऐसे नचाओ, आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य इतना बल लगाता है पृथ्वी पे कि पूरा पृथ्वी को अपने चारों ओर रवा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बल लगा रहा है, तभी तो पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है कि चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर काटने लगता है, तो अपने बल से खींचती है तभी तो चक्कर काटता है। तो यहाँ पर ये सेंस को समझो, ये अभी मैं बता दूंगा किस सेंस में ये कहा गया है। हमेशा दुर्बल नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉनों को हम देख नहीं सकते हैं, तो उसका द्रव्यमान तो इतना कम होगा, इतना कम होगा कि कोई हद हिसाब नहीं। तो द्रव्यमान जितने कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतने कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य अगर बात कर लेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो भैया ये दोनों ऋण आवेशित हैं, एक दूसरे को ढकियाएंगे, तो वैद्युत बल लगाएंगे, तो वैद्युत बल तो निकल जाएगा, ठीक ठाक ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा, या महसूस भी करेंगे, या इसको ढकेल देगा या इसको ढकेल देगा, वैद्युत बल का अनुभव भी कर लेंगे। लेकिन इनका द्रव्यमान इतना कम है कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो वैद्युत बल लगता है, किसके बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल लगता है, वो आपका जो है 10 पे घाते जो है 43 गुना, 10 पे घाते 43 गुना जो है वैद्युत बल ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य देखेंगे तो वैद्युत बल 10 पे घाते 46 गुना ज्यादा होता है। यानी इतना ज्यादा बल वैद्युत बल लगेगा और इतना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कब, इलेक्ट्रॉनों के बीच। अगर हम यह चीज अब प्रोटॉनों के बीच देख लें, 2 प्रोटॉन भी एक दूसरे को धकियाएंगे, तो इनके बीच ये लगभग आ जाता है 10 पे घाते 36 गुना। कितना गुना, 10 पे घाते 36 गुना, सॉरी ये 43 गुना था, 46 लिखा गया था, ये 10 पे घाते 43 गुना। इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल जो होता है वो उनके गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे घाते 43 गुना ज्यादा होता है, और प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे घाते 36 गुना ज्यादा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, छोटका द्रव्यमान के लिए, छोटका द्रव्यमान के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे प्रोटॉन के लिए, वैद्युत बल बहुत ज्यादा होता है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। इसी सेंस में कहा गया है कि छोटे द्रव्यमानों के लिए या आवेशों के लिए प्रबल नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण बल। काहे नहीं प्रबल होता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान में बहुत कम होता है, ठीक है। जबकि वैद्युत बल क्या होता है, प्रबल होता है। लेकिन हमेशा दुर्बल नहीं रहता है। अगर द्रव्यमान भारी हो जाएगा तो ये भी प्रबल हो जाएगा। जैसे पृथ्वी और सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है, तो वहां पर इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल नहीं होता है, पृथ्वी को घुमा रहा है, तो हर जगह नहीं ये दुर्बल होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो ये दुर्बल होता है, ये प्रबल होता है। अब बहुत ज्यादा प्रबल होता है, 10 घाते 43 गुना इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से ये लगता है ज्यादा। अगर प्रोटॉनों के बीच में भी, अब दोनों का द्रव्यमान भी है, आवेश भी है, तो इनके बीच वैद्युत बल भी लगेगा आवेश के कारण। द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगेगा क्योंकि द्रव्यमान बहुत कम है, जबकि आवेश तो ठीक ठाक है। तो वैद्युत बल 10 पे घाते 36 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होगा,
अधिक लगेगा। उम्मीद है अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें मूलभूत 2-3 अंतर आप लोगों को मैं बता दिया हूं, ठीक है। और इसके बाद 4 अंतर मैं आप लोगों को बताया हूं, यही चारों अंतर आपको परीक्षा में लिखना है और आपको अपने भी समझना है। फिर एक बार दोहरा लीजिए, आवेशों के मध्य कार्य करता है वैद्युत बल, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके मध्य कार्य करता है? द्रव्यमानों के बीच। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यह केवल आकर्षण होता है क्योंकि इसके नाम में ही गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। यह जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम बदल जाएगा तो उनके बीच वैद्युत बल भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह वैद्युत बल जो होता है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों जैसे छोटे आवेशित कणों के लिए क्या होता है? बहुत प्रबल होता है, जबकि ये क्या होता है? दुर्बल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों जैसे छोटे कणों के लिए ही यह प्रबल होता है और ये दुर्बल होता है। अन्यथा की स्थिति में बड़े द्रव्यमानों के लिए ये भी क्या होता है? प्रबल होता है। बात समझ में आ गई? 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला जो है वैद्युत बल वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना ज्यादा होता है और प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल 10⁻36 गुना ज्यादा होता है। आइए हम लोग कूलाम के नियम के महत्व की चर्चा कर लें कि कूलाम का नियम पहले तो जान लो क्या होता है। मैं अभी पढ़ाया हूँ, वीडियो है, आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कूलाम का नियम में हमने लिखवाया था, कूलाम ने 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल यफ को बताया था कि यह यफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ माध्यम है तो परावैद्युतांक के लगा देंगे और Q1 Q2 अपान R²। यही कूलाम का क्या था? नियम था, ठीक है ना। यफ बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में दिया है, Q1 Q2 अपान R², ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो नियम है ये इसका क्या महत्व है। देखिए सबसे पहले हम लोग अपने भौतिकी को, अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए 2 बलों का अध्ययन, 2 या 3 बल मान लीजिए, 3 बलों का अध्ययन ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़े थे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से हमको ये पता चला कि कोई ग्रह किसी सूर्य का चक्कर क्यों लगाता है, तो पता चला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर क्यों लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उसी तरह से बहुत से परमाणुओं के छोटे छोटे कणों को समझने के लिए जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता थी, ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति, सूर्य की गति, ये सारा समझने। अब कहूँगे सूर्य की गति, मैंने बताया था कि सूर्य भी स्थिर नहीं रहता है, सूर्य अपने सौरमंडल को लेकर के क्या कर रहा है? पूरा गतिमान है, ठीक है। तो जिस तरीके से ग्रहों, सूर्य, नक्षत्र, जितने भी तारे हैं, सबकी गतियों का अध्ययन करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी था, उसी तरह से हमको छोटे कणों से लेकर के और भारी कणों तक जिस पर आवेश आ सकता है या जो आवेशित हो सकती है, ठीक है ना, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में जानने के लिए हमको कूलाम के नियम की, यानी कूलाम के कूलाम का जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल का नियम है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो हम लोग ये, अगर ये नहीं जाने होते तो ये भी नहीं जान पाते कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काहे मारता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल के कारण जो नाभिक में प्रोटॉन होता है ना, वो धनावेशित होता है और धन आवेश ऋण आवेश को खींचता है। जैसे सूर्य पृथ्वी को खींचता है तो पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है ना, वही तरह से नाभिक, परमाणु का नाभिक आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। परमाणु में ये बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो बीच में नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर, अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन पर कोई बल केंद्र के तरफ लग रहा होगा तभी नहीं ये चक्कर लगाएंगे। जैसे सूर्य केंद्र की ओर खींचता है सभी ग्रहों को,
तो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वो तो गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को कौन सा खींच रहा है, तो यहाँ प्रोटॉन जो है वैद्युत आकर्षण बल से खींच रहा है। ये धन है और ये ऋण है, ये आकर्षण लगा रहा है। इसके कारण प्रोटॉन के चारों ओर यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, परमाणु संरचना है, इसका हम तब तक ज्ञान नहीं कर पाते, जब तक समझ पाते, जब तक हम लोग को कूलाम के नियम का ज्ञान नहीं रहता, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के नियम का ज्ञान नहीं रहता। तो हम लोग नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इनकी गति को हम लोग व्याख्या नहीं कर पाते, इनकी कि क्यों ये गति करते हैं, किस बल के कारण गति करते हैं, अगर कूलाम ने ये नियम नहीं दिया होता तो। ठीक है, तो कूलाम के नियम का बहुत ज्यादा महत्व है। आवेशों के बीच लगने वाले बल की हम पूरी की पूरी मात्रा क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत से अणुओं परमाणुओं के बीच जो अणु और परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो पता चला, जो परमाणु संरचना के बीच में कौन कौन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये चक्कर क्यों लगाते हैं, ये सारी व्याख्या कूलाम के वैद्युत बल के नियम पर की गई है। वैद्युत बल आकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों करता है, तो कूलाम का जो वैद्युत बल है वही क्या करता है, परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच कार्य करने वाले वैद्युत बलों के कारण ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये सारी नॉलेज हम लोग को वहां से आई।